अभी आपने काफ़ी पॉडकास्ट में देखा भी, आपने बताया भी कि जो उस समय जेल में आपके साथ बंद थे, उसमें कुछ टेररिस्ट भी थे, कुछ एजेंट भी थे, डबल एजेंट भी थे उसमें हाँ, कुछ, जिसमें अफजल गुरु की बात होती थी। हाँ, एक लकी बिस्ट की भी बहुत चर्चा हुई है हाँ, आपकी बातों से, हाँ, हाँ, जिसमें मैंने एक बार लकी बिस्ट का भी वीडियो देखा कि उन्होंने बोला कि मुझे नहीं याद है कि वो मेरे हाँ, साथ थे कि नहीं हाँ, थे, हाँ, जिस दौर की बात है। तो हाँ, ऐसे कुछ नाम बताएं जो कि जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, या आप उनसे बातें करते तो आपको लगा होगा कि देखिए आदमी ऐसा तो है नहीं, हाँ, पता नहीं इस पे कैसे इतने बड़े इल्ज़ाम कैसे कांड कर गया ये। खैर ये चीज़ तो लोग आपके बारे में भी सोचते ही होंगे। हाँ। देखो, जेल के अंदर कोई भी अपने जो केस होते हैं ना, हुँ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं हैं। अच्छा, खासकर जो बड़े केसेस में हैं, तो वो लोग बात करते हैं, उससे अलग हटके और सभी टॉपिक्स पे लोग बात करते हैं। समझ गया। हाँ, लेकिन उस वो जो अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, उससे आप ये मतलब उस व्यक्ति के बारे में उसका व्यक्तित्व जान सकते हैं कि भाई ये कैसा आदमी इंसान है। है। हुँ, हाँ, उसके दिल में क्या है, उसके बुद्धि में क्या है, हुँ। देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए वो क्या सोचता है। अफ़ज़ल गुरु की से तो मिलके कैसा लगा आपको? अ, देखो, अफ़ज़ल गुरु जो है वो मतलब अपने में ही रहने वाले व्यक्ति था। अच्छा, हाँ, मतलब ज़्यादा वो किसी से बातचीत नहीं हाँ, करते। बातचीत नहीं करते थे। और जिस दिन बल्कि फांसी हुई तब भी मैं उसी 3 नंबर जेल में ही था। अच्छा, 3 नंबर जेल की हाई सिक्योरिटी में ही जो है फांसी कोठी है। तो मैं वहीं था उस दौरान, हुँ, तो मेरे सामने ही उनको फांसी के लिए देने के ले लिए जाया गया। लेकर गए। तो अ, मतलब अगर चाहे अफ़ज़ल की बात करें हुँ, या किसी की भी बात करें, तो क्योंकि जेल में देखिए एक साथ रहते हैं लोग, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल से एक साथ हैं। हुँ, तो एक भई शिष्टाचार जो होता है, हुँ, वो तो सबका रहता ही है। बिल्कुल। बट जो जिसकी आइडियोलॉजी है वो तो आपकी चेंज कोई ना कर सकता है। ना वो मेरी कर पाएँगे, ना मैं उनकी कर पाऊँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते थे ना, जैसे एक जगह बैठ गए, हुँ, जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, हुँ, तो बहसबाजियाँ मतलब होती थी, आपस में बहुत ज़्यादा आपस में क्या कहते हैं, डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स बातचीत होते थे। होती है, हुँ, हाँ, है ना? और जो जिस मेंटालिटी का है, हुँ, वो उसके साथ घूमता है, उसके साथ डिस्कशन करता हुँ, है ना? तो अब जैसे मान लीजिए जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं हुँ, या जो इंडियन मुजाहिदीन से आईएम के से संबंधित लोग हैं, हुँ, उसमें बल्कि आपके बिहार के लड़के बहुत सारे थे, हुँ, इंडियन मुजाहिदीन में। हुँ, सिमी में भी। सिमी में भी थे। हाँ, सिमी के जो बशीर बशीर क्या नाम था, वो थे मेरे साथ, वो सिमी के हेड थे पहले, हुँ, बहुत साल पहले। हुँ, बशीर अहमद पता नहीं क्या नाम था, हुँ, अब्दुल बशीर या कुछ ऐसे नाम था। अच्छा, तो ये लोग सब तो अलग-अलग मेंटालिटी के लोग हैं। तो जैसे या खालिस्तान एक्टिविटी वाले लोग। एक्टिविटी के लोग हैं, है ना? जगतार सिंह हवारा जी थे मेरे साथ, अच्छा, है ना? जैसे वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। हाँ, और तो वो क्या चढ़ा देते थे, कश्मीरी की को बोल दिया किसी को कि देखना ये राणा जी क्या कह रहे हैं कश्मीर के लिए। तो फिर जो है आपस में बस 2-3 घंटे में लग रहा है आपस बहस में होते रहती थी। बहस होती रहेगी फिर। तो इस तरह से वहाँ पे लोग टाइम पास करते हैं आपस में। बाकी मैं तो बुक्स भी बहुत पढ़ता था। मैंने तो तिहाड़ जेल की जितनी भी बुक्स थी सब पढ़ डाली। पढ़ डाली। और धार्मिक किताबें भी जैसे भागवत गीता है, 2-3 बार मैंने उसको पूरा पढ़ा वहाँ पे, अच्छा, है ना? तो हर तरह की बुक्स, और फिर डिस्कशन करते थे। एक दिन ये जब राम मंदिर का जब फैसला आया हुँ, निचली अदालत से, हुँ, तो क्या हुआ कि मैंने लड्डू मंगाए हुँ, और मैंने बाँट मैंने कहा दिए। भाई लड्डू खाओ। हुँ, तो जैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, हुँ, तो फिर जो है शाम को बहस शुरू। बहस चालू हो गई, भाई राणा जी ये बात तो ठीक नहीं है, हुँ, बाबरी मस्जिद टूटी तो आपने जो है उस पर ये मंदिर का फैसला आया, कोर्ट ने ये फैसला ठीक नहीं दिया। हुँ, तो जैसे फिर डिस्कशन, मैंने कहा कि भाई एक बात बताइए हुँ, कि जो हिंदू रिलीजन है, हुँ, आप खुद बोलते हो कि ये हिंदू जो है वो बुत पूजा करते हैं। हुँ, मतलब हिंदू रिलीजन में जो स्थान है उसी की पूजा है। उसकी पूजा है, हुँ, और जो इस्लाम है उसमें स्थान की पूजा नहीं है, हुँ, है ना? उसमें तो जो मस्जिद है, हुँ, मस्जिद को वो एक बिल्डिंग के रूप में मानते हो आप। हुँ, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मस्जिद जो है सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसमें हम बैठकर सिर्फ ऊपर वाले को याद करते हैं, प्रे याद कर करते रहे हैं। हैं। हाँ,
तो आपको उस स्थान की तो कोई महत्व नहीं है ना। जैसे तो मैंने कहा कि भाई कोर्ट ने आपको वहाँ से 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थान दे दिया, मस्जिद जो है उधर बना लो। लेकिन हिंदू तो स्थान की पूजा करते हैं, तो हमारे लिए तो वो स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। आप 10 किलोमीटर दूर भी वैसे ही नमाज पढ़ लोगे, तो इसमें लड़ाई करने की आपस में या इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी कि कोर्ट को बीच में, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं तो उनको खुद ही इसमें आगे आके बोलना चाहिए था कि ठीक है भाई, हम तो स्थान तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उतनी बड़ी मस्जिद आप हमें कहीं और बना के दे दो, हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। हाँ, तो कई लोगों ने इस बात को सही भी बोला, भाई बात तो सही है राणा जी की, लेकिन कई लोगों को जिन्होंने नहीं माननी वो लोग नहीं मान रहे थे। तो इस तरह के अनेक प्रकार के, जैसे कश्मीरी जो है मूवमेंट के लिए बात करते थे, वो कभी कभी मैं देखता रहता था, मुस्कुराते थे अखबार में, जैसे देख लिया कि भाई 2 सोल्जर शहीद हो गए, अच्छा, या वो हो गए, तो वो आपस में कश्मीरी में बातचीत करते थे, है ना। तो मैंने कहा कि भाई आप जो इस बातों से खुश होते हो कि भाई इतने सोल्जर जो है शहीद हो गए, मैंने कहा देखो, ये भारत तो उन लोगों का देश है कि जब यहाँ पे सेना में भर्ती निकलती है ना, तो 1000 भर्ती निकलती है तो 10 लाख पहुँच जाते हैं, और वो 10 लाख में भगदड़ जब मचती है तो 10-20 लोग मर जाते हैं। तो मैंने कहा भर्ती होने के लिए जो भगदड़ में ही 10-15 लोग जहाँ मर जाते हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि तुम साल में 10-15 फौजियों को शहीद करके तुम्हें यहाँ डर के मारे कोई कश्मीर दे देगा, तो ये सिर्फ कोरी इमेजिनेशन है। तो मैंने कहा भाई, यहाँ पे कोई भी मरने से नहीं डर रहा भारत में, और आपकी ये गलत फहमी है कि भारत सरकार या भारतीय लोग जो है इस चीज़ों से डर जाएंगे। तो ऐसे ही सब डिस्कशन होते थे, वो बताते थे कि भाई ऐसे है वैसे है। और ये जो जैसे इंडियन मुजाहिदीन का वो था यासिन भटकल, वो था मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ था? हाँ, यासिन मेरे साथ था। यासिन ने एक दिन एप्लीकेशन लगाई कि भाई शेर सिंह राणा ने मेरे साथ मार पिटाई करी, बदतमीज़ी करी, है ना। तो हमने भी एक एप्लीकेशन लगाई जी, मेरे को इसके साथ ना रखा जाए। उसका और मेरे को एक अगल बगल में 2 सेल थे। अभी जिस जगह पर छोटा राजन को रखा हुआ है वो 2 सेल हैं अगल बगल में, जेल नंबर 2 में, हाई सिक्योरिटी वार्ड में, वहीं रख दिया। एक में उसको रख दिया, एक में मुझे रख दिया। लड़ाई हुई थी? लेकिन नहीं, लड़ाई, सेल तो बंद रखते थे, लेकिन उसके चक्कर में क्या है कि आधा टाइम उसको खोलते थे, आधा टाइम मुझे खोलते थे। तो मैंने कहा भाई ये तो बात ठीक नहीं है, इसके चक्कर में मेरे को भी बंद रखा जा रहा। तो फिर उसी से ही लड़ाई हो गई। तो लड़ाई भी हो जाती है, फिर बाद में जो है एक ही साथ रहना है। हाँ, एक साथ ही रहना है, ऑप्शन तो कुछ है नहीं। हाँ। तो ऐसी और भी कई लोग, जैसे आपने उनका बोला लक्की भाई का, हाँ। तो मेरा तो ऐसा ही, मुझे तो ऐसा ही ध्यान है कि वो 4 नंबर जेल में थे, और वो जो है रहे थे। अब भाई क्योंकि मैंने भी उनका एक वो देखा था पॉडकास्ट, हाँ, लेकिन उनकी, बल्कि उस पॉडकास्ट में वो ये बोल रहे थे कि भाई शेर सिंह राणा तो अपराधी हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं जेल में था, मर्डर केस लगा मुझ पर और मैं जेल में था। तो ऐसे तो फिर वो भी अपराधी हुए। वो कौन सा वहाँ पे फ्रीडम फाइटर के रूप में गए थे? भाई वो भी तो मर्डर केस में ही जेल में गए थे। तो ऐसे तो फिर वो भी अपराधी हुए। आपने जैसे अभी लक्की भाई के बारे में बोला, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो उनके बारे में गूगल पे, विकीपीडिया पे अवेलेबल है। हाँ, तो ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ वो नहीं, देखिए क्या है, जो विकीपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो तो क्या है कि मतलब कॉमन पर्सन ही अपलोड करते हैं। विकीपीडिया कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, उसमें कई, अब मेरे लिए ही पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो वो क्या है, वो तो इधर उधर से जो चीज़ ज़्यादा चलती रहेगी विकीपीडिया उसको उठा लेता है, और फिर वो अपलोड आप खुद भी कर सकते हो। आप विकीपीडिया पे अपना खुद का भी पेज अपलोड कर सकते हो, अपने बारे में भी लिख सकते हो। विकीपीडिया इसको अलाउड भी करता है, लेकिन वो उसमें लिखता भी है कि फिर भाई आप अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखोगे। तो कई लोग ऐसा करते भी हैं, तो बाद में वो डिलीट भी कर देते हैं। हाँ, डिलीट भी कर देते हैं, बट काफ़ी दिन तक तो पढ़ा रहेगा, लोग उसको पढ़ लेंगे, फिर कहीं पे शेयर भी कर लेंगे। विकीपीडिया मतलब, या ये सब ऑथेंटिक वो नहीं। ऑथेंटिक क्या है कि आपने देश के लिए एक हेडशूट करा, तो वो जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सबको मालूम होगा,
और उस जब एक ऑपरेशन पूरा कंप्लीट होगा तो उसमें सरकार में आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलेगा। लाभ होगा। अगर वो देश विरोधी व्यक्ति होगा, उस लायक होगा जिसमें आपका रिवार्ड बनता होगा। अगर ऐसे ही लोग हैं आलतू फालतू तब तो नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ा टेररिस्ट होगा, कोई बड़ा देश विरोधी होगा, कोई बड़ा देश विरोधी डॉन होगा, अगर कोई ऐसा हेडशूट हुआ है तो उसमें रिवार्ड भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा। और लक्की भाई ने देश के लिए इतना काम किया है तो उनको भी सब चीज़ मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो सिपाही से भर्ती हुए तो अपना जीवन जो है वो रिटायर, या जब उन्होंने नौकरी छोड़ी या उनको मान लीजिए जो भी हुआ उनके साथ, तो वो कुछ तो मिलना चाहिए था। ये है मेरा कहना। अच्छा, आप दोनों उत्तराखंड से हैं? हाँ, उत्तराखंड से हैं। नहीं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, देखो शरीफ व्यक्ति हैं, बल्कि मैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं, है ना, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पक्ष में जो है वो अभियान चलाना चाहिए। देखो क्या है कि एक व्यक्ति भाई वो उन्होंने जो उन्होंने खुद पॉडकास्ट में कई बार बोला है कि वो 10th पास हैं और 10वीं पास करके वो जो है फौज में शामिल हुए, तो एज ए सिपाही भर्ती हुए होंगे नो डाउट, क्योंकि 10th के बाद तो एज ए सोल्जर ही भर्ती होएगा इंसान। तो उसके बाद वो डेपुटेशन पे जो है वो इसमें NSG में गए। तो अब मैं आपके दर्शकों से, उनके अपने भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर करीब 14 लाख सेना है और कम से कम भी कई लाख जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, राइट, लाखों की संख्या में। तो आप देखते होंगे हर साल जो है 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे लोगों को जो है गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, राइट, किसी तरह के और भी अवार्ड्स मिलते हैं और आउट ऑफ प्रमोशंस मिलते हैं। तो अगर आपने एक भी ऑपरेशन किया है, अगर आपके गोली से एक भी कोई देश विरोधी व्यक्ति मरा है, तो उन लोगों को सरकार जो है आउट ऑफ प्रमोशन देती है और उनको जो है कई तरह से पुरस्कृत करती है। सिर्फ हमारे लक्की भाई ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा देश विरोधी लोगों को किलिंग करी है, जैसा कि वो बोलते हैं। लेकिन हमारे भाई सिपाही से भर्ती हुआ और सिपाही के रूप में ही नौकरी ख़त्म हो गई, तो एक भी प्रमोशन नहीं मिला, एक भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। तो ये हमारा तो ये कहना है, और क्योंकि वो ये देखो कभी ऑपरेशन तो नहीं बताया है ना, क्योंकि वो कहते हैं भाई ये सीक्रेट है, लेकिन सरकार से तो कुछ सीक्रेट नहीं है भाई। आपने कोई भी जो ऑपरेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, मान लीजिए कोई टेररिस्ट मरा, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक वो सीक्रेसी है, लेकिन जब मरेगा तो जो मारने वाले लोग हैं उनके ऑफिसर्स को तो पता है ना कि किस किस का क्या योगदान है, तो उनके प्रमोशन के लिए, उनके गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए उनका नाम चलाते हैं ना। तभी तो आप देखते हो कि भाई कश्मीर में फला फला टेररिस्ट को इस सोल्जर ने मारा, इसने मारा, इसलिए प्रमित चक्र सब मिलते ही हैं। हाँ, नहीं उनको तो पता ही है ना भाई। ठीक है, आम आदमी को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, लेकिन तो पता है। आप ये बताओ कि लाखों सेना होने के बाद जो लोगों को गैलेंट्री अवार्ड मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? अभी कोई भारत पाकिस्तान युद्ध तो हो नहीं रहा, सिर्फ इसीलिए मिल रहे हैं कि उन्होंने कोई देश विरोधी व्यक्ति को अपनी गोली से मारा है, किसी कश्मीरी टेररिस्ट को, किसी नक्सली को, चाहे वो एज ए पुलिसमैन मारा हो, एज ए पैरामिलिट्री फोर्स मारा हो, चाहे एज ए आर्मी पर्सन मारा हो। बट इनका कहना है कि मैं सीक्रेट एजेंट था और नहीं, लॉ में था, तो आप मुझे बताइए, सर्विस ओपन नहीं होती। हाँ, सर्विस आम आदमी से ओपन नहीं होगी। जो अभी रॉ में नौकरी कर रहे हैं उनको कोई इस तरह के वॉलंटियर को अवार्ड नहीं, मतलब इस तरह हाँ, लेकिन प्रमोशन तो मिलते हैं। देखिए क्या है कि पहली बात तो ये है कि अगर मैं उन्हीं की बात करूं, वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेकंड की मैं जो बात रखना चाहता हूं वो ये है कि रॉ के अंदर आप डेपुटेशन पे गए, आप चाहे पुलिस से गए, आप चाहे आर्मी से गए, तो जब आपने वहां पर उस एजेंसी के लिए 100 लोगों को मार दिया, तो ठीक है, वो आपको उस रूप में पुरस्कृत नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप अपने मेन कैडर में वापस आओगे तो वहां तो आपको प्रमोशन देंगे ना। मेरे ऐसे कुछ लोग जानने वाले हैं जो एज ए पुलिस ऑफिसर डेपुटेशन पे गए वहां पे, लेकिन जब वो वापस अपने पुलिस की नौकरी में आए तो वहां पर उनको जो है रिवार्ड मिला, वहां पे उनको उस कार्य की वजह से
जो उन्होंने वहाँ पे डेपुटेशन पे किए, उसके लिए तो उसकी गुड वर्क की वजह से इनको यहाँ पे प्रमोशन भी मिला, अच्छी जगह पर पोस्टिंग मिली, ठीक है नहीं। तो भाई सरकार के लिए अगर आपने एक गोली भी, एक हेड शूट भी करा है आपको मिलना तो चाहिए। आपको मिलना चाहिए ना। तो मैं अपने लक्की भाई का मैं प्रशंसक हूँ, मैं उनका वेल विशर हूँ। तो हमारे भाई ने अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा लोगों को, देश विरोधी लोगों को मारा है अपनी गोली से, भाई सरकारी गोली से ही तो मरा है ना बंदा। तो ऐसा तो था नहीं कि भाई वो अपने मन मर्जी से हथियार उठाते थे सरकारी और जाके गोली मार देते थे। वो तो पूरा ऑपरेशन चलता होगा ना, उसमें अकेला तो कोई रहा नहीं होगा, किसी ने कहा भी होगा कि उसको मारो। भाई आप तो पूरी टीम होगी, प्लानिंग होगी, ऐसे नहीं कुछ है। भाई एक सिपाही हैं तो उनसे बड़ा हवलदार है, फिर बड़ी बड़ी रैंक है ना उनसे, तो कोई डिसाइड करेगा ना, तो उसको पता है ना इस व्यक्ति ने देश के लिए काम किया, तो फिर उसका रिवार्ड के लिए नाम चलाएगा ना। चाहे आप एजेंसी में भी क्यों ना जाएं, एजेंसी में भी तो प्रमोशन होते हैं अगर आपने देश के लिए कोई अच्छा काम किया। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे भाई को उनके किए का जो है रिवार्ड मिलना चाहिए। भाई ये तो असलियत में तो मिलते ही हैं हर साल। अभी 26 जनवरी आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी कहानी, मतलब वैसे मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था, कोई रॉ के पूर्व ऑफिसर आए थे, उनसे भी सेम सवाल हुआ था जैसे मैं आपसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, अब आप बाहर जाके, एजेंसी से बाहर जाके कोई क्या कहानी बता रहा है, कोई उसमें हम उसको कभी भी ना सही बोलते हैं ना गलत बोलते हैं, उसको जो कहानी सुनानी नहीं। देखिए क्या है कि जो वो ऑफिसर थे एक्चुअली उनकी जो बात है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले उस बात को हमें समझना चाहिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं ऑफिसर, वो ये बताना चाह रहे हैं कि रॉ में दो तरह के लोग काम करते हैं। एक करते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको सरकार जो है वो सैलरी देती है, जॉब पे जो है, हाँ जो जॉब पे हैं, जो सरकारी 9 to 5 जॉब पे जो आते हैं, हाँ ठीक है जी, नहीं चाहे वो 24/7 आवर्स की जॉब करें, लेकिन वो सरकार उनको तनख्वाह देती है। जिस दिन वो छुट्टी भी लेंगे उस दिन की भी उनको तनख्वाह मिलेगी, और जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन मिलेगी। एक तो है ये वैरायटी। दूसरा है कि आप अलग किसी सरकारी नौकरी में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, और आप 5 साल के लिए, 3 साल के लिए डेपुटेशन पे चले गए, तो अपनी 5 साल की आपने सर्विस दी और वापस अपने कैडर में आ गए। जैसे आप दिल्ली पुलिस में हैं और आप 5 साल के लिए उधर गए और फिर वापस दिल्ली पुलिस में आ गए, ठीक है जी। और एक तीसरी वैरायटी है, तीसरी वैरायटी है आप में आम आदमी, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें जो है एक आम आदमी जिसका सरकार से तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है, फिर वो क्या काम करता है, उसको बोलते हैं रॉ एजेंट। एजेंट वो एक्चुअली, ये जो दो लोग हैं ये रॉ एजेंट नहीं है, जॉब वाले। हाँ जॉब वाले रॉ एजेंट नहीं है। रॉ एजेंट कौन हुआ, जो कि एक एजेंट है, वो पर्टिकुलर मिशन के लिए उसको रखा आपने। जैसे मान लीजिए आपने दाऊद के बावर्ची को रॉ एजेंट बना लिया, तो आपने जब तक उसको जरूरत पड़ी, हो सकता है एक मुश्त आपने कहा ले 10 लाख रुपए ले ले काम कर और फोटो लाके दे दे, तो वो एजेंट हुआ ना। तो वो सरकार के प्रति वो भी जवाबदेही नहीं है। या ये किसी आम आदमी को अपने बावर्ची वहाँ प्लांट किया, हाँ, या आपने आम आदमी को वहाँ पे प्लांट किया, हाँ है ना। जैसे मान लीजिए सरबजीत था, वो सरकारी कर्मचारी नहीं था, लेकिन उसको पाकिस्तान की जेल में रखा गया एज ए रॉ एजेंट। तो पाकिस्तान बॉर्डर पे आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और वो एक तरीके से एजेंसी के लिए डबल एजेंट भी होते हैं बहुत सारे। हाँ डबल एजेंट भी होते हैं, इधर के लिए भी काम करते हाँ हैं, हाँ उधर के लिए भी काम कर हाँ, रहे तो वो काम करते हैं ना। जैसे कई लोग स्मगलर हैं पंजाब बॉर्डर पे, तो वो लोग ड्रग्स की, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, तो वो रॉ के लिए भी काम करते हैं, आईएसआई के लिए भी। लेकिन ये समझा देते हैं भाई तुम्हारा काम तभी चलने देगा जब हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, या कोई गलत आदमी आए तो हमें बता देना। जैसे छोटा राजन के केस में इन लोगों ने हाँ किया था, हाँ है ना। तो ये होते हैं एजेंट। तो अब जो लक्की भाई हैं हमारे, वो तो इस तरह के थे नहीं, क्योंकि वो तो सरकारी कर्मचारी थे, तभी तो एनएसजी की ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो गए अपने मूल कैडर से डेपुटेशन पे। तो जब आप वहाँ डेपुटेशन पे जाएंगे तो हो सकता है जब आपने वहाँ पर मान लीजिए 100 से ज़्यादा काम कर दिए, तो जब आप अपने मूल कैडर में आएंगे तो वहाँ तो आपको रिवार्ड मिलेगा ना। भाई आप कोई मेरी तरह आम आदमी नहीं थे ना, आप सरकारी कर्मचारी हो। सरकारी कर्मचारी अगर गुड वर्क करेगा तो चाहे आपने गुप्त ऑपरेशन ही क्यों ना कराओ, तो सरकार किसी ना किसी रूप में आपको रिवार्ड देगी ना। तो मैं ये चाहता हूं कि लक्की भाई ने देश के लिए जब 100 से ज़्यादा लोगों को
देश विरोधी लोगों को मारा है, उनको तो reward हमें मिलना चाहिए। उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि उनको रिवार्ड मिले, उनको गैलेंट्री अवार्ड मिले, उनको आउट ऑफ प्रमोशन मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला कि हमारा भाई सिपाही से भर्ती हो गए, सिपाही ही वापस आ गया। तो ये मैं जानना चाहता अपने मैंने बोलना चाहता हूँ। मुद्दा ये उठाना हाँ, चाह रहे हैं। मतलब ये, और ये कोई वो नहीं है, मतलब ये तो एक प्रैक्टिकल और जनरल बात है। भाई हमारे लाखों सैनिक हैं, उनमें से कुछ लोगों को हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त पे अवार्ड्स देते हैं। आपने किसी नक्सलाइट को मार दिया, आपने किसी नॉर्थ ईस्ट में समझ कोई गया। ऐसे ऑपरेशन में किसी, और समझ जब आप 100 से ज़्यादा लोगों को मारेंगे ना, तो जब बंदा मरेगा, देश विरोधी बंदा, तो न्यूज़पेपर में, टीवी में, अखबार में आएगा भाई फला आतंकवादी मर गया, है ना। तो उनको फिर जिन लोगों ने, क्योंकि वो होगा। तो सरकारी गोली से मरा है ना, तो पूरी एक टीम बनी होगी। अगर वो डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे तो ऑफिसर्स को तो पता ही है ना राइट। कि भाई ये इस टीम ने इसको काम को किया है, तो वो रिवार्ड करेंगे उनको किसी ना किसी। अगर रिवार्ड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ है, अगर उनको आवाज उठानी चाहिए। हाँ, आवाज़ उठानी चाहिए। हम एज ए प्रशंसक बोल रहे हैं उनके। और जो मैंने ये बोला था कि जेल में साथ में। उनके जेल में आंसू निकल गया था। देखो, रोने में और आंसू निकलने में अंतर होता है। आंसू तो मेरे तो आंसू जो है, अगर मैं फिल्म देखता हूँ ना, और तो फिल्म में कुछ ऐसा सीन होता है तो मेरे आंसू निकलने लगते हैं। तो इट डजेंट मीन कि मैं कोई डर गया या घबरा गया। आंसू जो है वो डर से नहीं निकलते, वो तो मगरमच्छ के भी निकलते हैं। हाँ, नहीं, आंसू जो है वो अनेक कारण से निकलते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने जेल में कुछ कहा और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये बाहर होता तो मैं इसको सही कर देता, लेकिन अभी मैं ड्यू टू एनी रीजन मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो आपको गुस्से में या दुख में आंसू निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मतलब अपने प्रति वो आ रहा है, बेबसी आ रही है। और जेल में आपको पता है सब लोग बेबस होते हैं, है नहीं। तो उसको जो है उसमें ले लिया कि भाई डर के मारे। मैंने ऐसा शब्द पहले भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोला। हमें अंदर खाने किसी के दिल का थोड़ी ना पता है, लेकिन आंसू निकले किसी के भी तो वो बेबसी से भी आते हैं, वो परेशानी से भी आते हैं। और डर के मारे आंसू जल्दी से नहीं आते। आदमी के आंसू परेशानी में ही आते हैं, बेबसी में ही आते हैं। और जेल के अंदर हाँ, तो और जेल के अंदर जैसे मतलब वो बोल रहे थे कि भाई हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग में जो कष्ट होता है वो उससे बड़ा पेन नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, शारीरिक कष्ट एक अलग होता है, लेकिन जो मेंटली जो जेल के अंदर हरेस होता है ना, आपको कोई भी आके जिसको आप कुछ मानते नहीं वो आपको गाली दे देगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। जैसे स्मैकिया बोला कि हाँ, आपने बोला कि ऐसे हैं कि हाँ, 2 गाली दे के जाएंगे, हाँ, क्या कर लोगे आप? सड़क छाप आदमी आपको आके कुछ बोल देगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। आप सोचोगे यार मैं इतना बड़ा जो है लीडर हूँ या इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, तो वो उसको जो वो बेबसी होती है या वो जो परेशानी होती है वो उसकी फीलिंग अलग होती है। वो शारीरिक कष्ट एक अलग होता है, तो उससे दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया। हाँ, ये तो काफी जगह मैंने देखी, इसकी चर्चा चल रही थी कि हाँ, नहीं देखो, वो मैं तो यही लगता है मुझे कि वो रहे हैं मेरे साथ, लेकिन अगर फिर भी मान लो रहे नहीं रहा, कंफ्यूजन है उनको, तो मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं मिल रहा, अवार्ड नहीं मिल रहा। अरे भाई देखो, वो ये कह रहे थे, मतलब या तो वो जानबूझ के कह रहे थे या तो उनको कुछ नॉलेज नहीं है। वो क्या कह रहे थे कि आरटीआई डाल लो और आरटीआई में पता चल जाएगा उस साल था कि नहीं, कि उस साल में था या नहीं था। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेल विभाग के ऊपर ये आरटीआई जो है वो इस पॉइंट पे लागू नहीं होती। अच्छा। आपको जेल वाले अगर आप आरटीआई डालेंगे तो आपको ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कौन व्यक्ति किस जेल में रखा हुआ है या कब किस जेल में रहा है। बट वो थे तो तिहाड़ में। हाँ, तिहाड़ नहीं, वो तो अलग अलग जेलों में भी रहे हैं, बट तिहाड़ में भी रहे हैं। वो तो वो खुद ही बोलते हैं फ्री हो गए मतलब ना। हाँ, हाँ। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे जेल विभाग को ये आरटीआई में छूट मिली हुई है कि आपको ये जानकारी ना दें कि किस व्यक्ति, क्योंकि ये सेफ्टी कोलैप्स हो सकता है ना इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कोई आरटीआई डाल देगा, बताओ कहाँ कौन है। हाँ, सबको जानकारी मिल गई। हाँ, तो फिर मान लो कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, अपने बंदे को छुड़ा लें वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो उनको छूट मिली हुई है उस चीज से। तो उनको जानकारी नहीं होगी थी कि उन्होंने, हाँ, उनको ये पता नहीं होगा मेरे ख्याल में कि भाई जेल विभाग
कि को इससे छूट मिली हुई है। लेकिन खैर कोई बात, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो हजारों लोग हमारे साथ रहे हैं, है ना, उनमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी कोई गलत काम करके भी जेल में गया है, मैं आपको अभी जेल का और बाहर समाज का सिस्टम की प्रॉब्लम एक डिस्कस करना चाहता हूँ। भाई अभी आप क्या चाहते हैं कि मेरे से कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि आप बाहर आ गए हैं, आपने राजनीतिक दल बना लिया है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है कि आप राजनीति कर रहे हैं? तो कोई आदमी अगर जेल चला गया तो आपने एक लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, संविधान के हिसाब से एक सिस्टम बनाया हुआ ना, कि भाई आपने अगर एक क्राइम किया है या आपके ऊपर केस लगा है, चाहे आपने किया नहीं किया, तो आप जेल जाओगे। अगर जज साहब ने आपको सजा दे दी, वो सजा पूरी करोगे और फिर आप बाहर आओगे और फिर जैसे पहले आपका जीवन चल रहा था उसी अनुसार अपना जीवन बिताओगे। ऐसे ही तो है ना। लेकिन समाज बोलता तो ऐसी है, लेकिन सिस्टम इसको अलाउड नहीं करता। कैसे? और समाज आपके प्रति वो नजरिया भी नहीं रखता। हाँ, नजरिया भी उसका चेंज हो जाता है। अब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल गया और वो छूट के आया, अब उसने सोचा मैं अपना जीवन शराफत से जीऊंगा, तो उसने सोचा कि मैं नौकरी करता हूं। अब सरकारी नौकरी के लिए तो एलिजिबल नहीं रहा, क्योंकि केस लगने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। सरकारी नौकरी साइड कर दो। आप प्राइवेट नौकरी के लिए गए तो एक जो प्राइवेट पर्सन है वो आपको उस निगाह से देख रहा है, यार ये जेल में रह चुका, कहीं ऐसा ना हो मेरे काम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वो आपको नौकरी देने के लिए रेडी नहीं है। फिर आपने सोचा कि चलो मैं अपना कोई बिजनेस कर लेता हूँ, मैं ठेकेदारी कर लेता हूँ। तो उसने सोचा मैं नगर निगम की ठेकेदारी कर लेता हूँ, मैं PWD विभाग की कर लेता हूँ, मैं इरिगेशन विभाग की कर लेता हूँ। तो जब वो ठेकेदारी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया तो उसने कहा कि आप जो है इसके लिए NOC लेकर आओ और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ थाने से। तो जब वो थाने में अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने गया तो थाने वालों ने कहा कि भाई तेरी तो करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे नहीं सकते, क्योंकि तेरे तो केस लगा हुआ था, तो वो ठेकेदारी भी नहीं कर सकता। तो फिर आदमी क्या करेगा? मजबूरी में फिर से वो क्राइम करेगा। तो सरकार ने खुद ही ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर आदमी जेल से बाहर आया है तो अगर वो इस चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना चाह रहा है तो ये सिस्टम जो है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। जबकि ऐसे सिस्टम में बंदोबस्त होने चाहिए कि भाई आपको जब उसने व्यक्ति ने केस लगा, सजा भुगत ली, तो करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो उसका। भाई उसने अपना सजा भुगत ली ना, अब उसको काम करने में, देने में, ठेका देने में, बिजनेस करने में क्या प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? वरना क्राइम करेगा आदमी। तो इसमें सिर्फ वही आदमी सरवाइव कर पाता है जेल से छूटने के बाद जो आर्थिक रूप से ठीक हो। तो वो ठीक है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसका जो पहले से ही खानदानी व्यापार होगा, बिजनेस होगा या जो भी होगा, तो उससे वो सरवाइव कर लेगा। अदरवाइज बेचारा जो साधारण व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो क्राइम के एक बार जब लाइन में फंस जाता है तो इस सिस्टम के कारण जो है वो निकलने में असमर्थ हो जाता है कई बार। तो सिस्टम में सुधार की जरूरत है। राइट। और फिर आपने जो वो भी बताई थी, जो हमारी चर्चा भी हो रही थी पहले, कि जो जेल में फ्री में फंसे हुए हैं, जिनको कोई जमानत नहीं दे पा रहा है। देखिए जेल में ऐसे बहुत लोग मुझे खुद मिले हैं। मैंने कई लोगों को जो है, जो मैंने एक किताब लिखी थी, तो क्या नाम है किताब? जेल डायरी। अच्छा। तिहाड़ से काबुल कंधार तक। ठीक। तो उस जेल डायरी का जब मेरे को फर्स्ट टाइम रॉयल्टी मिली, 1 लाख रुपए अच्छा एडवांस मिले, मतलब या रॉयल्टी जो भी बोल लीजिए, तो मैंने कहा कि भाई मैं इस पैसे को डोनेट करूंगा। तो मैंने उसमें से मैंने कहा कि भाई जिस भी व्यक्ति के 10,000 रुपए तक का जो फाइन है, जमानत और वो नहीं, जमानत तो एक अलग होती है। अच्छा, फाइन कैसे होता है? जब किसी को मान लीजिए सजा हुई, तो मान लीजिए सजा कैसे होती है हमेशा कि जैसे 2 साल की सजा और इतना अमाउंट और 5,000 जुर्माना। 5,000 जुर्माना ना देने पर 6 महीने की और सजा। अच्छा। तो जेल में ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन वो जो जुर्माना है वो ना देने के कारण, जो जुर्माना ना देने के कारण जो सजा है वो भी काट रहे हैं, वो काट रहे हैं। तो
अगर उनके पास 5,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, तो वो जुर्माना जमा करें और वो उसी दिन छोड़ जाए। उनको कोई देने वाला नहीं है। उनके पास है नहीं, उनके कोई आगे पीछे नहीं है। तो मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को जो जिनकी एज जो है 60+ थी, तो ऐसे लोगों को मैंने जेल से, देहरादून जेल में मैंने छूटने में मदद की थी। तो मैंने कुछ देखा भाई 70 साल की एज है, जेल में 5,000 जुर्माना ना होने के कारण 1 साल की जेल। तो मैंने कहा 1 साल में तो ये बुजुर्ग जो है मर ही ना जाए जेल में। तो फिर मैंने अपने जो ये वाले जो मुझे बुक से पैसे मिले थे, तो मैंने फिर उससे दिए लोगों को। कई बार अपने घर वालों से भी लेके दिए, क्योंकि कई बार देखते हैं ना बेचारे जेल में पड़े हुए हैं ऐसे ही। तो इसमें सिस्टम में थोड़े सुधार की जरूरत है। जी।